लगता है कि आज भी सऊद नहीं आएंगे। लेट्स सी। बस मैं लास्ट टाइम सर स्किप हो गया वो, बेसिकली कोई तबीयत अपसेट हो गई मेरी, तीन ओहो। चार दिन वो बुखार वगैरह और फ्लू वगैरह, तो वो चीजें कुछ डिले भी हो गई। ओके। एनी हो। काफी गैप आ गया ना बीच में हमारा। जी। जी हाँ, गैप आ गया। अब मौका मिला कुछ पढ़ने स- का? जी हाँ बिल्कुल, मैंने जो है वो इसकी दो वीडियोस आपकी कंप्लीट कर ली हैं। और मॉड्यूल 2 की? दूसरा मैं, जी हाँ, अ, वेरी गुड। और दूसरा जो है वो इसके ऊपर मैं बजटिंग पे पहुंच गया हूँ। आप जो है वो कहाँ पहुंच गए? बजट एंड एक, अच्छा, बजट एंड रिसोर्सेज। हाँ हाँ, बजट एंड रिसोर्सेज पे आ गया हूँ। इसके आगे मेरे वहां तक ख्याल मैंने, एक या दो और होंगी। हाँ बस ऐसा ही है। एक्टिविटीज भी साथ साथ में करता जा रहा, प्लान एंड मैनेज बजट एंड रिसोर्सेज पे। हाँ। ये मैंने बस इस पे स्टार्ट लिया हुआ है, जस्ट ठीक। स्टार्ट लिया अभी। ओके। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं। अच्छा। थोड़ा सा प्रोग्रेस थोड़ी सी लिटिल बिट स्लो हो गई है कंपैरेटिव टू लास्ट वीक, हाँ, लेकिन इंशाल्लाह ये निकल आएगी, वापस आ जाएंगे, हम एक्चुअली ट्रैक पे वही आ मुझे जाएंगे। डर है ना कि हम बहुत स्लो ना हो जाएं। नहीं नहीं क्योंकि नहीं होनी चाहिए। आपने आगे भी तो बढ़ना है ना, जी एग्जाम भी बिल्कुल। देना है। जी, एक दफा ये सारा हो जाए ना, कंप्लीट हो जाए पूरा ये हाँ, एंड तक, तो दोबारा रिवीजन में भी मैंने आना है, और रिवीजन में इंशाल्लाह जो चीजें ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात ये है और कि आपके पास मटेरियल तो सारा है। जी बिल्कुल ऐसा ही अगर है। आप टाइम निकाल सकते हैं तो भले आप मेरे पेस को छोड़ दें, आप ज्यादा पढ़ लें ठीक। और जल्दी जी तैयारी बिल्कुल। मुकम्मल कर लें। मैं मौजूद हूं, आप जब चाहें मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो क्लैरिफाई जी करते रहें और तेजी से आगे बढ़ते जाएं। जी। अ, अच्छा सर, दूसरा ये कि मैं इसका क्विज भी कर लिया था, एक जो शॉर्ट क्विज आपने भेजा था वो भी हो गया था, दूसरा 20 क्वेश्चंस का आपने एक और भेजा था, जी जी। वो भी हो गया है। मैं देख और रहा था आपने 85% नंबर लिए हैं इधर वाले में, पहले वाले में। अ, जी हाँ, कुछ ऐसा ही लेकिन था। आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। जो जी ऐसा ही है। जिन क्वेश्चंस की एक से ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, वो आप अक्सर गलत कर देते हैं। जी ऐसा ही है। बिल्कुल, ये चीज मैंने भी नोट किया कि ये क्यों हो रहा है। ये या तो, हाँ। बस वो देखें गलती क्या की है और कोशिश करें कि वो गलती आप दोबारा नहीं दोहरानी। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन आपने अ, आधा कर लिया है मॉड्यूल 2। आधा तो नहीं, मतलब जी स्केजुलिंग तक तो नहीं पहुंचे ना हाँ, आप? नहीं नहीं, ये नहीं, क्वालिटी वहां तक, तक नहीं। स्केजुलिंग तक आप कर लेना, तो वो हम्म। डे 1 का लेसन है। अच्छा ठीक है। और उसके हाँ बाद फिर बिल्कुल, वोट मॉड्यूल एवर। 2 वाला दूसरा जो प्रेजेंटेशन सेकंड वाली चल पड़ती है फिर, क्वालिटी ऑनवर्ड। राइट। जी बिल्कुल। अच्छा, ये साउथ साहब तो बताइए शायद जी, ना अवेलेबल। यहाँ तक आपके क्या तासुरात हैं, क्या क्वेश्चंस हैं? ये एक अच्छा तो था। सर। जी जी। जी बिल्कुल, एक दो चीजें वैसे, बेसिकली ये जस्ट ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है या क्वेश्चन तो नहीं है, जैसे एक ऑब्जर्वेशन है कि जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ना, डिलीवरेबल, हम्म। तो मोस्टली डिलीवरेबल से इमीडिएटली जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है माइंड में कि प्रोजेक्ट का आउटपुट रिजल्ट डिलीवरेबल, या किसी आप अगर आप एजाइल में बात कर रहे हैं तो स्प्रिंट का रिजल्ट आउटपुट डिलीवरेबल, उस हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सम टाइम ये हम जब लेक्चर में स्लाइड में हम देख रहे हैं, डिलीवरेबल में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, आएंगे। तो ये, हाँ, तो ये भी डिलीवरेबल हैं, लेकिन ये उस फेस की या उस स्प्रिंट स्प्रिंट तो नहीं कहना चाहिए, उस फेस की डिलीवरेबल्स हम कहेंगे इन्हें, ऐसा ही है। नहीं, देखें, एक तो अभी तो हम इस वक्त आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, ट्रेडिशनल की, तो हम्म, उसमें तो पूरे प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल है ना। प्रोजेक्ट ने जी आपने बिल्कुल। आपने उस प्रोजेक्ट से एक गाड़ी बनानी है, तो वो गाड़ी तो बनानी ये- है, लेकिन उस गाड़ी का मैनुअल भी हो सकता है।
उसको गाड़ी के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हो सकती है, ये सब जी चीजें उसके डिलीवरेबल्स के तौर पे कंसिडर होंगी, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो गाड़ी है। एग्जैक्टली। तो उस गाड़ी को अचीव करने के लिए जो जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जो मतलब टेस्ट है आपके सॉफ्टवेयर में, हर चीज का टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट है, वो भी डॉक्यूमेंट है, वो भी डिलीवरेबल जी है। राइट। तो इट मीन्स कि ये जो क्रिएट सर्वे का मेंशन किया जाता है या आपका कहा जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आर्टिफैक्ट जो है वो दैट इज आल्सो अ डिलीवरेबल बिल्कुल कि आपने बिल्कुल। वो मेंटेन करना है और उसको, ये नहीं कि ये जस्ट हाँ, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपने क्रिएट किया, कि इसको एज ए स्मॉल प्रोडक्ट विद इन ए लार्जर प्रोडक्ट आप जी जी कंसिडर करें कंसिडर उसे कर सकते हैं, कि। लेकिन एक एक जी बात का ख्याल रहे, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट से अटेंशन हट जाए और सारी अटेंशन डिलीवरेबल अपना आर्टिफैक्ट्स पे चली जाए। ये बिल्कुल गलत हाँ हो हाँ जाएगा, उल्टा हाँ काम हो जी जाएगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल ऐसे ही। हम चाह रहे हैं कि बनाएं तो हम डिलीवरेबल, मतलब हम्म प्रोडक्ट, बट जो नेसेसिटी है, जो जी डॉक्यूमेंटेशन की या जो आर्टिफैक्ट्स की जरूरत है, सिर्फ वही बनाए जाएं, फालतू के काम ना किए जाएं। जी बिल्कुल ठीक है, एग्री। तो बेयर मिनिमम आपने आर्टिफैक्ट्स बनाने हैं, जो जोर आपका प्रोडक्ट के ऊपर है। सर वैसे ये कॉन्सेप्ट जो टेलरिंग का था, इससे मैं एक और कुछ चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं, जैसे कि ये डिलीवरेबल्स की बात की है, इन्होंने बहुत से मेंशन किए, तो ये लाजमी तो नहीं कि हम इनको स्टैंड अलोन आर्टिफैक्ट क्रिएट करें, हम अपनी नीड के मुताबिक टेलर करके तो उनमें से इसको लेके भी जा सकते हैं कि मतलब लेट्स सपोज अगर आपके चैप्टर वाइज उसे मेंशन करते हैं, तो हर डॉक्यूमेंट के अंदर चैप्टर वाइज स्मॉल पोर्शन आप उसको ले आए जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, जो हेल्पफुल हैं टीम के लिए, स्टेक ओके, होल्डर के लिए, वो उनको आप कर मैं लें। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि यू आर नोबडी टू डिसाइड व्हाट आर्टिफैक्ट्स आर टू बी इंक्लूडेड। राइट आप एज अ डेवलपमेंट टीम, आपकी कोई हैसियत नहीं है ये फैसला करना कि जनाब कौन से आर्टिफैक्ट्स होंगे। ये राइट फैसला कस्टमर का है। स्टेक होल्डर, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है, अगर आप अंदरूनी कोई कागजात बनाते हैं तो वो आपका जाती मसला है, उसका प्रोजेक्ट राइट से कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ आई राइट आपको कुछ? जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अब आगे। अगर कोई टेस्ट केसेस हैं या कोई यूजर स्टोरी या कोई किसी किस्म की प्रोग्रेस है, दैट मस्ट बी डिस्कस्ड विद द कस्टमर, एंड ओनली व्हेन कस्टमर सेज कि ये मुझे चाहिए एंड यू आल्सो एग्री, उसको आप समझाते हैं, बात करते हैं, ज- अगर नतीजे में वो डॉक्यूमेंट लाजमी करार पाती है तो वो आर्टिफैक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, एग्री। एक चीज और, वो है डेफिनेशन ऑफ डन। जी बिल्कुल। पहले भी मैंने जिक्र किया था, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो फिजिकल प्रोडक्ट या आपका सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो उससे रिलेटेड होता है कि यार ये जो चीज मुझे बना के दे रहे हो, इसमें ये ऐसा भी करती हो, ऐसा भी करती हो, और इसी की बुनियाद के ऊपर आप टेस्ट डिजाइन करते हैं। ठीक है, राइट ये है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि जो आपके टेस्ट केसेस हैं उनका डायरेक्टली ताल्लुक इसकी एक्सेप्टेंस से है, और ये एक्सेप्टेंस कस्टमर ने एग्री करके देनी है। अगर एग्री। कस्टमर कहता है जी, आप कहते हैं जी आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कहते हैं जी ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, आप कहें ओके, तो ये जो आपने कहा पहला फीचर, ये आप किस शक्ल में देखना पसंद फरमाएंगे, हाउ शुड वी प्रेजेंट इट टू यू, वो कहेगा जी मैं इसमें ये चीज चेक करूंगा, ये बन गया आपका पहला टेस्ट केस। तो विदाउट, बिफोर इवन स्टार्टिंग द कोडिंग, यू मस्ट हैव क्रिएटेड द रिजल्ट, ये टेस्ट केसेस या जो भी आप उसे कहते हैं, यूज केसेस कहते हैं, टेस्ट केसेस कहते हैं, तो वो आपने बनाए हुए होंगे। जी बिल्कुल। और वो जब आप प्रूव करेंगे, आखिर में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्प्रिंट के एंड के ऊपर,
तो कस्टमर उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया तो हो गया पूरा, लेकिन अभी डेफिनेशन ऑफ डन पूरी नहीं हुई। जी बिल्कुल। डेफिनेशन डन में क्या होगा? जी नजम। डेफिनेशन ऑफ डन में बेसिकली स्प्रिंट का जो गोल गोल तो स्प्रिंट का गोल है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्ट का गोल है अगर वो अचीव होता है तो फिर डेफिनेशन ऑफ डन पे हम जाएंगे। नहीं 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 नहीं, स्प्रिंट के एंड पे पूरा ऑब्जेक्टिव थोड़ी अचीव होगा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्प्रिंट का जो वो तो आपकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक आ गया ना डेफिनेशन ऑफ डन, कि आपकी कंप्लीट प्रोडक्ट, नहीं नहीं फिर हम डेफिनेशन ऑफ डन है नहीं। सर, डेफिनेशन ऑफ डन इज एसोसिएटेड विद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। acceptance criteria of any one feature will not be complete until and unless it achieves the definition of done। मतलब हर जो फीचर आप दे रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस कस्टमर अगर कर भी लेता है कुछ, लेकिन उसके अलावा कुछ और शराइत हैं जो हमें पूरी करनी होंगी ताकि उसको डेफिनेशन ऑफ डन पे पूरा उतरे। वो कौन सी शराइत हैं? आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम कर रहे हैं उसके अपने कुछ गवर्नेंस मैकेनिज्म है, कुछ पॉलिसीज हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, फलानी चीज बनाई जाएगी, फलाना चार्ट बनाया जाएगा, विच इज नॉट द कस्टमर रिक्वायरमेंट बट इट इज आर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कोई कानूनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का लॉ हो सकता है, पॉलिसी हो सकती है, या जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड है तो आईएसओ वालों की तरफ से अगर आपके ऊपर कोई बंदिश है कि जब भी आप ऐसा कोई काम करेंगे तो ये रिपोर्ट देनी है आपने, तो ये वो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशनल आपके ऊपर लॉज, लीगल पॉलिसीज वो आती हैं, वो हर फीचर के मुताबिक पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी होंगी तो एक्सेप्ट डेफिनेशन ऑफ डन तब कंप्लीट होगी। मतलब कस्टमर की एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हों और उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल चीजें हैं, जो कवानीन हैं, जो अशद जरूरी इस फीचर के ऊपर चेक होने चाहिए, वो भी मुकम्मल होंगे, तब आपको डेफिनेशन ऑफ डन पूरी होगी और ये फीचर एक्सेप्ट हो पाएगा। गॉट इट? राइट, यानी इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी आप ला सकते हैं, जी जी गवर्नेंस को ऑफ भी ला कोर्स सकते ऑफ हैं, कोर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी ला, सारी, ऑफ ठीक है। कोर्स, राइट, लेकिन एट द तो सेम इन्हें हम टाइम नॉन, जी अगर आप थोड़ा सा अजायज हट के बात करें तो एक होती है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। तो नॉन फंक्शनल के अंदर मोस्टली ऐसी चीजों को हैंडल किया जाता है ना। नहीं नहीं, नॉन फंक्शनल तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है ना असल में। ठीक है। जो जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी आप एक्सेप्टेंस में कवर करते हैं, लेकिन डेफिनेशन ऑफ डन में आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, रेगुलेटरी चीजें आ जाती हैं, राइट, गवर्नेंस से ठीक है। रिलेटेड बातें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज है, आपकी कंपनी में पॉलिसी बनी है, जब भी कोई चीज फाइनल एक्सेप्टेंस के लिए जाएगी तो उसको इस फॉर्म के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। हम्म। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी का अपना असूल है कि ये लाल रंग के कागज पे छपेगा। तो वो आपने अगर ना पूरा किया तो ये फीचर एक्सेप्ट नहीं होगा। राइट, राइट, ठीक हो गया। और जी अच्छा सर, दूसरा ये जो 67 नंबर स्लाइड थी उस पे जब हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल अकाउंट्स को और बजट्स को ना, कुछ आया था, कंट्रोल अकाउंट्स का जिक्र आया था फाइनेंस से रिलेटेड ना, कि कंट्रोल रिपोर्ट 60। थोड़ा सा रह गया। ये है जी 67। अच्छा, बेसिकली मेरा मेरा
थोड़ा सा माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये बजट, ओवरऑल प्रोजेक्ट का बजट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर उनको विद इन द स्कोप उसको रखना है, देखना है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसको फाइनेंस की है? देखें, फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज अनदर टॉपिक, कॉस्टिंग इज अनदर टॉपिक। राइट। ठीक है ना? फाइनेंसिंग तो है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कितना अवेलेबल है, वो कब कब कितना पैसा रिलीज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। कॉस्टिंग बिल्कुल उससे मुतालिक नहीं है। मुझे एक काम दिया गया है, मैंने उसका हिसाब किताब बनाना है, तो मैं ओके फाइनेंस को थोड़ी देखूंगा। राइट। मैं तो ये देखूंगा ये काम करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और उसकी क्या कीमत है। ठीक है ना? तो मैं राइट। एस्टिमेशन लगाऊंगा, कॉस्ट कॉस्ट की एस्टिमेशन लगाऊंगा कि इस काम को, मैं ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूं, अभी मैं एजाइल की बात नहीं कर रहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें सारी कॉस्ट जितनी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आनी है, एक एक आइटम की कॉस्ट को मैं कैलकुलेट करूंगा और उससे मैं टोटल कॉस्ट लगाऊंगा। ये है मेरा एस्टीमेट। फिर ये एस्टीमेट मैं अपने बॉस को पेश करूंगा, जो स्पॉन्सर है या प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वो देखेगा। फाइनेंसिंग की उसकी जिम्मेदारी है, वो ओके देखेगा राइट। पीछे कि फाइनेंस कितना है, उसको कितना दिया जा रहा है, और ये काम जो है इतने में हो सकता है, नहीं हो सकता, ये जो बजट ये जो मांग रहे हैं बजट, इनको दिया जाए कि ना दिया जाए। फिर वो आपसे डिस्कस करता है कि भाई आपका बजट थोड़ा कम होने की जरूरत है, आप बताइए कि ये जो आपने लगाया हुआ खर्चा ये इतना ज्यादा क्यों है। फिर वो आपसे वो चीजें डिस्कस करेगा जहां खर्चे कम किए जा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये इंश्योर करना है कि कोई जरूरी चीज सेक्रीफाइस ना हो जाए। राइट राइट, बस ठीक है ना? ये ठीक ऐसा है। नहीं होना चाहिए कि अ, पैसे घटाने के चक्कर में तो कस्टमर की हम्म, रिक्वायरमेंट्स ही सेक्रीफाइस कर दें, ऐसा नहीं होगा। नहीं, राइट 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 जब राइट, वो ठीक है। एग्री कर लेते हैं दोनों पार्टी, कॉस्ट एस्टिमेट लगाने वाला और बजट हम्म, देने वाला, तो फिर हम्म, जो एग्रीड सिचुएशन होती है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट बजट। मतलब ये है कि दिस इज अ निगोशिएशन बिटवीन द प्रोजेक्ट टीम एंड द फाइनेंस डिपार्टमेंट और whatever whomsoever is allocating the budget। और बजट जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता, कोई वजह होनी चाहिए कि आपको जो बजट जो कम किया जा रहा है, किस जगह से कम किया जा रहा है, क्यों कम किया जा रहा है, ताकि मैं, फॉर एग्जांपल, मुझे वो कहते हैं कि नहीं जी जो आपने दीवार बनाई है ये नहीं बनानी, तो उसका बजट कम हो गया ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली। कौन सी दीवार नहीं बनानी या किसके ऊपर कम पैसा मिला है, ताकि अगर सफर करे तो वही करे, बजाय इसके कि मुझे ये कहा जाए कि नहीं जी आपको तो इतने पैसे मिलेंगे, इसमें पूरा प्रोजेक्ट करें। अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरा प्रोजेक्ट सफर करेगा, हर एक्टिविटी सफर करेगी, विच इज नॉट रियली गुड। कुछ काम ज्यादा जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो जैसे वैल्यू ड्रिवन वाली बात थी जो हम एजाइल में करते हैं, तो ज्यादा हाई वैल्यू आइटम्स हैं, उनके अंदर से खर्चा कम कर दें तो बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा, क्वालिटी नहीं गिर जाएगी। इसलिए बजट देने वाले को स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि जनाब आपका बजट में कहां कहां से कट कर रहा हूं और क्यों, और उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर कंसेंसस होना चाहिए। वो हुक्म नहीं दे सकता जी कि मैं तो इतने ही पैसे दूंगा, जाओ भाग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। राइट जी जनाब। राइट। और ओके ओके गुड। अच्छा सर, स्कोप बेसलाइन, हाँ, स्कोप बेसलाइन क्या ये स्टेक होल्डर और टीम कह लें, उनकी कॉम्बिनेशन से डिफाइन होनी चाहिए, मीन उनके नहीं म्यूचुअल नहीं, कंसेंसस और डिस्कशन। ओके बुनियादी तौर पे स्कोप जब बनता है ना, तो वो कस्टमर से इंटीग्रेट करके बनता है।
मतलब लाजमी बात है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ले रहे हैं ना आप कस्टमर से। अगर आप एजाइल कर रहे हैं तो एजाइल में भी आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, अदरवाइज भी। ट्रेडिशनल में ये होता है हम सारी रिक्वायरमेंट शुरू में ले लेते हैं, और उससे फिर उस वक्त भी हम उससे नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, और अल्टीमेटली हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट करते हैं, जिसके रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, और फिर रिक्वायरमेंट एग्री करते हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट है ना आपकी सारी। कस्टमर के साथ बैठ के हम जो डिसाइड करते हैं, सर यही रिक्वायरमेंट है ना आपकी सारी, और तो कोई चीज नहीं रह गई। जब ये हो जाता है तो उसकी रोशनी में, अच्छा अब बात ये होती है कि कस्टमर जो रिक्वायरमेंट्स दे रहा है उनमें से कुछ रिक्वायरमेंट जस्टिफाइड होती हैं, कुछ नहीं होती। हम्म, अब ये काम आपका है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम मेंबर, कि कस्टमर को कन्वेंस करना कि आपकी ये रिक्वायरमेंट अनरीजनेबल है और ये इस प्रोजेक्ट के स्कोप में नहीं आ सकती। हम्म, ठीक है जी, तो ऐसी चीजें होंगी। अच्छा, जो फाइनली एग्री हो जाती हैं कि जनाब ये सारी रिक्वायरमेंट्स दोनों पार्टियों ने अच्छी तरह बहस करके एग्री कर ली है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट स्कोप। हम्म, ये मैं ट्रेडिशनल की जुबान में बात कर रहा हूं, एजाइल की जुबान में बात नहीं कर रहा। जी उसको बिल्कुल। कहते हैं प्रोडक्ट स्कोप। ये बेस्ड होता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कि जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें क्या क्या खसूसियात होंगी। ये प्रोडक्ट स्कोप है, एग्री। उसकी स्पेक्स क्या होंगी, क्वालिटी क्या होगी, प्लानी 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 सब बातें। अब जब प्रोडक्ट स्कोप स्टेब्लिश हो जाता है, और ये कब किया जा रहा होता है, जब हम स्कोप स्टेटमेंट बनाते हैं, तब हम ये जो ऊपर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, जब जी स्कोप बिल्कुल। स्टेटमेंट बनाते हैं उस वक्त असल इससे पेशतर रिक्वायरमेंट आ चुकी होती है। वो एक स्टेप नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, क्योंकि वो स्कोप मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा नहीं है, वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है। रिक्वायरमेंट्स गैदर होती हैं और वो इकट्ठी होती है। यहां पर उन रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद पे प्रोडक्ट स्कोप स्टेब्लिश होता है, और ये वो रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर आती हैं जो एग्रीड हैं। हम्म, उसके बाद अगला सवाल, ये तो था व्हाट टू डू, अगला सवाल हमारे एग्री। सामने आता है हाउ टू डू, कैसे करेंगे ये काम। तो अगर मैं ये कहूं ऑल द फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर द इन द प्रोडक्ट स्कोप, तो यहां मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट स्कोप में जो सब चीजें हैं उनको करने के लिए जो काम करना पड़ेगा, ऑल द वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू कंप्लीट द प्रोडक्ट स्कोप इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट स्कोप। बात समझ आई? प्रोडक्ट स्कोप को पूरा करने के लिए जो इकदामात करने पड़ेंगे, जो कदम, जो स्टेप्स, जो टास्क करने पड़ेंगे, वो टास्क जो हैं वो दरअसल हम्म, हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप बन जाते हैं। एग्जैक्टली। राइट। इसका मतलब है प्रोजेक्ट स्कोप इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट स्कोप, प्रोडक्ट स्कोप इज डिपेंडेंट ऑन रिक्वायरमेंट्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब यहां तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारी स्कोप स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। बल्कि स्कोप स्टेटमेंट के एंड पे हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी जनरल अप्रोच क्या होगी। वो जैसे हम राइट। मेथोडोलॉजी की बात नहीं इसने पहले शुरू में की, हम्म, हमारी अप्रोच क्या होगी, हम एजाइल तरीके से काम करेंगे, हाइब्रिड तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, और हम्म, अगर जिस तरीके से भी करेंगे तो उसके अंदर का थोड़ा सा मैकेनिज्म, कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिशनल करना है तो इस प्रोजेक्ट को कितनी फेजेस बनानी है, उन फेजेस के क्या नाम रखने हैं, और उनके उनका उनका हर फेज का एंड रिजल्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्कोप स्टेटमेंट। वंस आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट, तो यहां पर हम क्या कहते हैं, स्कोप स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसको हम दिखा देते हैं अपने बॉस को। नाउ वी स्टार्ट डेवलपिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, राइट। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है, अ, इसके अंदर हम वो काम जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मोटे मोटे हमने फेजेस बनाए थे, अभी फेजेस के अंदर क्या होना है वो तो नहीं बनाया था। तो फेजेस से आगे ब्रेक डाउन करना डाउन टू द वर्क पैकेज लेवल इज WBS स्ट्रक्चर क्रिएशन। Although this is I am talking from the perspective of the traditional
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट अगर मैं स्प्रिंट की बात करूं, हर स्प्रिंट को समझ लीजिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो इस स्प्रिंट का स्कोप हमारे स्प्रिंट बैकलॉग में पड़ा हुआ है, इसका एस्टिमेट हम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीएस भी छोटा मोटा तो बनेगा ना, अगर जी आप बिल्कुल चाहें तो छोटा मोटा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं कहना चाह रहे कि जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स थे, गैन चार्ट बनाना, डब्ल्यूबीएस बनाना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्टिविटीज के काम ही थोड़े से हैं। एक स्प्रिंट में करने वाले काम ही 5-6 हैं, उनको वैसे भी मुख्तलिफ तरीकों के साथ चार्ट किया जा सकता है। ठीक है, जी तो बहुत लंबा चौड़ा तो स्ट्रक्चर है कोई नहीं। डब्ल्यूबीएस तो उस वक्त बनता था ना जब काफी डीप स्ट्रक्चर होता था। अब तो कोई डीप है ही नहीं है, टोटल 16 काम कर रहे हैं, उनका सीक्वेंस बनाना कौन सा कोई बहुत बड़ी क़यामत वाली बात है। तो यहाँ पे हम एजाइल में गैन चार्ट भी कोई नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ पे जो हमारा वो वाला चार्ट बनता है ना, बर्न डाउन चार्ट, बर्न अप चार्ट, बर्न जी डाउन बिल्कुल चार्ट, उसमें हमारा गुजारा हो जाता जी बेसिकली आपने प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है तो वो आपको है। हाँ, ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं कि जो आपको एग्जैक्टली। बेसिकली इसके एक्चुअली मसला ये है कि वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अगर मैंने वही एग्जैक्टली ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे टूल इस्तेमाल करने हैं तो मैं कम्प्लेक्सिटी को साथ लेके चल रहा हूँ, जबकि एजाइल का असूल है कीप इट सिंपल। अगर एक काम आसानी से हो सकता है, अब मिसाल के तौर पे आप कहेंगे जी एस्टिमेशन करनी है, मैं तो कैलकुलेटर लेके बैठने लगा हूँ एक एक चीज कैलकुलेट करने के लिए, तो एजाइल कहता है कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है अंदाजा लगाओ, सारी टीम बैठ जाए और अंदाजे लगाए कि अच्छा ये काम बड़ा है, छोटा है, बहुत बड़ा है, मामूली है, तो उसके हिसाब से आप कहें अच्छा तकरीबन इसमें इतनी एफर्ट लगेगी। ठीक है, तो मतलब ये कि वो टी शर्ट साइजिंग और ये वो आपने जी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल किया होगा, सही इस्तेमाल भी करते होंगे। दैट इज अ वेरी गुड टूल कि जिसके अंदर एक्यूरेसी में नहीं हम जा रहे, लेकिन उसके बावजूद वी आर क्रिएटिंग अ फेयरली गुड एस्टिमेट, वर्केबल एस्टिमेट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसलिए मैंने कहा कि कीप इट सिंपल, डोंट ट्राई टू कॉपी ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एवरी स्प्रिंट। अच्छा हाँ, बात आपने पूछी थी, जब ये डब्ल्यूबीएस ट्रेडिशनल में बन जाता है और फिर इसकी डिक्शनरी भी बन जाती है। डिक्शनरी का मतलब होता है कि जितने भी वर्क पैकेजेस हैं उनकी लिस्ट। लिस्टिंग ऑफ वर्क पैकेजेस। अच्छा, अब ये क्या क्या कुछ बन गया, हमारे पास प्रोडक्ट स्कोप है, प्रोजेक्ट स्कोप है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो खैर डब्ल्यूबीएस है, और डब्ल्यूएस डिक्शनरी, ये जो कुछ भी बना है इस सारे को फिर हम कहते हैं कि अब इसको फ्रीज कर दिया जाए। फिर हम एक दफा कस्टमर के पास जाते हैं कि जी ये चीज बनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसको ही फाइनल समझते हुए काम शुरू करें। ये ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल में राइट तो चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू पे होना है ना, तो ये बेस लाइन का लफ्ज उस ट्रेडिशनल में इस्तेमाल होता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है एजाइल के अंदर, क्योंकि एजाइल में तो चेंज रिक्वेस्ट होती ही नहीं है। जी बिल्कुल एजाइल में तो हम वैसे ही फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है ना जी, राइट तो स्कोप राइट बेस्ड लाइन, बेसिक स्केड्यूल बेस्ड लाइन, कॉस्ट बेस्ड लाइन, दे आर नॉट रियली मेंट फॉर एजाइल, बट वी डू क्रिएट राइट एस्टिमेट्स। इन सब चीजों की हमें बेसिकली जी सर एजाइल में बात करें तो प्रोडक्ट बैकलॉग आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर उसको हल्का सा इधर मैप करने की ट्राई हम करें तो आपकी बैकलॉग है। बैकलॉग से आपका स्प्रिंट का जो आपका एक्सट्रैक्ट आता है, स्प्रिंट की एक आपने डिलीवरी देनी है, स्टोरी पॉइंट्स आपने डिफाइन किए हैं कि इतने स्टोरी पॉइंट्स हमने डिलीवर करने हैं, और बिल्कुल आपने अपनी अपनी जो है वो टीम की जो है वो प्रोग्रेस जो है बेस्ड ऑन दैट डिलीवरेबल स्टोरी हाँ, पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें वेरिएशन आती है और आपकी एक तरह से बेस लाइन आ गई कि आपने इतने करने ही करने स्टोरी पॉइंट्स, और नहीं वेरिएशन नहीं आ नहीं नहीं सकती नहीं, है नहीं देखें, डेफिनेटली नहीं। मेरी बात सुने, ये तो फिर रसूल एजाइल के रसूल के खिलाफ चले गए ना आप। हाउ कैन यू से कि इतने ही काम करने हैं? नहीं नहीं सर, एक स्प्रिंट में तो हमने बेसिकली कमिटमेंट की है ना कि इतनी करनी, आपने किया ना कमिटमेंट, मेरा मतलब है कि कोई क्या टीम बात ने। होती है ना उसकी कि ये आपने लाजमी करना है। ठीक है मतलब कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कोई डंडा लेके आपके पीछे भाग रहा है आप करो, ये टीम का अपना मसला है।
कि वो कैसे उसे मैनेज करती है। और वो लाजमी बात है कि मैं आपकी बात से इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि टीम अपने लिए कुछ रखेगी कि जी हमने क्या काम कितनी देर में करना है, मैं लेकिन इसी की उन्हें बात कर रहा हूँ बेसिकली। उन्हें ये बेसलाइन बना के किसी से अप्रूव नहीं करानी। हाँ, नहीं करानी, एग्जैक्टली, ये ये बात उनका सही है। अपना बंदोबस्त है। बिल्कुल। तो एज सच बेसलाइन का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया जाता एजाइल के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई जब उनका स्प्रिंट बैकलॉग पड़ा हुआ है तो उनके तो दिमाग पे कतरा गिर रहा है ना हर वक्त कि यार इतना काम पड़ा है, जी इतना काम पड़ा है। तो बस बेसलाइन वही है आपकी, स्प्रिंट बैकलॉग ही आपकी बेसलाइन है। और जी आपकी बिल्कुल ऐसा कोशिश ही है। पूरी होनी चाहिए कि ये कंप्लीट हो। नहीं होता तो ठीक है, और अगर हो भी जाता है तो आपको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप जाके मजीद काम उठा लें। और ये अल्ट्रेशन हम करते हैं सर। सर जैसे ये बात आपने की ना, ये टीम जो है ना, वो टीम इसीलिए सेल्फ ऑर्गेनाइज कहा जाता है ना। जी तो जी। इसके अंदर मोस्टली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि टीम कभी कोई मीट नहीं कर पा रही। फॉर एग्जांपल अगर उनकी वेलोसिटी जो है वो एक डिफाइन हुई है, उन्हें पता है कि हमारी ये वेलोसिटी है, ऑन एवरेज हमारी वेलोसिटी ये चल रही है, और उससे अगर वो कम है तो वो एक स्टोरी पॉइंट या दो स्टोरी पॉइंट या तीन स्टोरी पॉइंट का काम उठाते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो वेलोसिटी नहीं मीट कर पाते। अगर मतलब लेट्स सपोज ओवरऑल स्प्रिंट किया हमने, स्टोरी पॉइंट डिलीवर कर, टीम डिसाइड करती है कि हम इस स्प्रिंट में 24 स्टोरी पॉइंट डिलीवर करेंगे और वो 22 पे हैं, तो उन्हें जस्टिफाई, वो भी स्प्रिंट के जो डिलीवरी पे वो जस्टिफाई करते हैं कि कैसे क्या हुआ है और इसको हम कैसे ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम कैसे करेंगे। आई तो डू ये हाँ। सर्टेनिटी। लेकिन स्टोरी पॉइंट के हवाले से दो बातें समझ लीजिए। नंबर एक, योर टीम वेलोसिटी is bound to increase as you move ahead to the next sprint. हर स्प्रिंट के बाद आपकी टीम वेलोसिटी में इजाफा होगा। ऐसी बात नहीं है कि टीम की कोई एक वेलोसिटी फिक्स हो गई है और वो वही रहेगी। टीम वेलोसिटी कंसिस्टेंटली इंप्रूव होगी क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं। एक बात। एग्जैक्टली। दूसरी बात, जब टीम इकट्ठी होती है पहली बार, हो सकता है कि मतलब काम की मुनासबत से नई टीम बनी हो, और हमेशा ऐसा ही होता है कि जिस नेचर का काम होता है उसी तरह की टीम को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो जरूरी नहीं है इस टीम ने पहले इकट्ठे काम किया हो। आप जनाब लोगों को अपनी अपनी काम करने की सलाहियत का तो पता है, वो टीम में बैठ के मशवरा करते हैं और वो एक अंदाजा क्रिएट करते हैं कि हम तकरीबन 24 स्टोरी पॉइंट उठा सकते हैं कंफर्टेबली, राइट। नाउ दिस इज नॉट सर्टन। ये शुरू का स्टोरी पॉइंट जो आपका एस्टिमेट था, ये हो सकता है गलत साबित हो जाए, क्योंकि आपकी जो टीम अब बनी है इसकी क्या इंटीग्रेशन है, कैसे आप लोग काम करते हैं, दिस कुड बी डिफरेंट देन द अर्लियर प्रोजेक्ट्स, राइट। हर टीम की अपनी वेलोसिटी बनती है। पता है चला कि आप तो 22 से ऊपर नहीं काम कर सके पहली दफा, अगले स्प्रिंट में आप अपनी वेलोसिटी दोबारा जब मेजर करेंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, यार 24 नहीं कर सकते, थोड़ा कम कर लेते हैं। आप 22 पे आ गए। अच्छा, अब आपने जब परफॉर्म किया तो आपकी थोड़ी इनहांसमेंट होगी। शुरू में जो पहले छह स्प्रिंट होते हैं उनमें आपकी वेलोसिटी नीचे जाने का इम्कान है, लेकिन जी बिल्कुल। वो इंक्रीज करेगी अल्टीमेटली, डिप खाएगी और फिर इंक्रीज करेगी। 6 स्प्रिंट्स के बाद आप ऊपर ही जाएंगे, फिर आपकी स्पीड तेज ही होती चली जाएगी। ठीक है जी। हो सकता है कि शुरू के स्प्रिंटों में आप 20-22 कर रहे हो और एंड के स्प्रिंट में आप 30-35 तक पहुंचे हुए हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा होता है। एग्जैक्टली। राइट। स्कोप के अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, बस यही चीजें थी, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। क्योंकि आपने कहा आपने दूसरी क्या चीज पढ़ी है, अब मेथोडोलॉजी का आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। सर मेथोडोलॉजी पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके गुड। और और इसके बाद क्या चीज थी अगला, बजट इसके का? बाद जी हाँ, इसके बाद तो मैनेज बजट एंड रिसोर्सेज है, लेकिन वो तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट लिया है।
ओके चले। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट होगा क्लास में वो आप कोशिश क्यूरी। करें कि बजट और स्केड्यूल दोनों पढ़ के आए, राइट ठीक है ना? तो फिर हम इंशाल्लाह राइट अगली ठीक क्लास में हम स्केड्यूल तक डिस्कस कर लेंगे। राइट सर, ठीक हो गया। चलें जी, जबरदस्त। सऊद तो नहीं आए, फिर उनको हम ये भिजवा देते हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर अगर वो होते तो उनके क्वेश्चन भी आ जाते ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच नजम। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके जी, टेक अल्लाह हाफिज। केयर, खुदा हाफिज।